हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रचित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईसी डिपार्टमेंट। आज हम यूनिट 1 दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स एंड सीपीयू का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है वॉन न्यूमैन मॉडल। लेट गो थ्रू इट एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा अगर कंटेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में हम जानेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसी तरीके से इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। इसके बाद जो इसके अलावा और कौन से आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, फिर समरी और एक छोटी सी एक्सरसाइज, और फिर लर्निंग आउटकम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, और लास्ट में इसके रेफरेंसेस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। उससे पहले हमें जानना होगा कि आर्किटेक्चर होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके यूटिलाइजेशंस क्या हैं। अगर हम किसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर को एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, द कॉम्प्लेक्स और केयरफुल डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। जैसे कि हम यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक अगर कॉलोनी हमें डिज़ाइन करनी हो, बनानी हो, तो रादर देन कि कहीं पर भी मकान खड़ा कर दो, कहीं से भी रोड निकाल दो, कहीं से भी गार्डन खड़ा कर दो, उससे होगा क्या, उससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि किसी का भी मकान कहीं पर भी होगा, प्रॉपर गलियां नहीं होंगी, प्रॉपर रास्ते नहीं होंगे। जैसे हम किसी भी शहर के अगर अगर किसी भी शहर की अगर मैं जैसे कि हम इंडिया के कैपिटल की बात करते हैं, दिल्ली की, तो दिल्ली में भी एक हमें पुरानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पे गलियाँ बड़ी तंग हैं, बड़ी छोटी गलियाँ हैं, कुछ भी ओरिएंटेड नहीं है। या दिल्ली छोड़ के हम ग्वालियर की भी बात करते हैं तो ग्वालियर की भी कई कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सकरी रोड है, प्रॉपर ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर है ही नहीं, बिजली के तार डले हुए हैं, मतलब प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। और वहीं ग्वालियर के किसी पॉश एरिया की बात करते हैं जो बाद में डेवलप हुआ है, तो वहाँ की रोड्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, प्रॉपर स्पेसिंग है, प्रॉपर गार्डन्स हैं, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली मैं अगर किसी आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो ये सोच समझ के बनाई गई जगह, जिससे उस जगह का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन और ऑक्यूपेशन और प्रोसेसिंग प्रॉपर तरीके से एनहांस फॉर्म में हो सके। अगर प्रॉपर तरीके से रोड्स होंगी, मकान प्रॉपरली बने होंगे, गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश होंगी, तो उससे मेन फ़ायदा वहाँ पर जो पब्लिक रहने वाली है उसी को होगा। जैसे कि अगर किसी का घर भी अगर कोई पोस्टमैन सर्च करने के लिए आए तो वो आराम से इजीली घर सर्च कर सकता है। कोई इमरजेंसी के केस में भी जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी प्रॉपर रास्ते मिल सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा ही नहीं पाती। अगर प्रॉपरली आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स अराइज ही नहीं होंगी। तो सेम चीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। सबसे पहले तो हम उस कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेवलप करते हैं कि इसका सीपीयू कहाँ होगा, कितनी मेमोरी होगी, कितनी बसेस लगेंगी, कितने कितने इसमें हम कनेक्टिविटी होगी, कितने पेरिफेरल्स होंगे, कितनी डिवाइसेस लगेंगी। तो अगर हम प्रॉपरली तरीके से किसी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा आउटपुट देगा। और अगर हम रैंडमली आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर देंगे, कुछ भी प्रोसेसर लगा देंगे, तो फिर प्रॉपरली आउटकम नहीं होगा। जैसे कि आजकल लेटेस्ट गैजेट्स की अगर बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स डुअल कोर, ऑक्टा कोर भी आने लगा है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चर उसका डिज़ाइन किया गया है, लेआउट प्रॉपर तरीके से किया गया है। अगर प्रॉपर लेआउट नहीं होगा तो नई टेक्नोलॉजी एनहांस नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से वो फ्रूटफुल आउटपुट नहीं देगी। तो इसलिए हम किसी आर्किटेक्चर को प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं जिससे आउटकम और एफिशिएंसी उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाए। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो ये महाशय एलन ट्यूरिंग है। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इसको हम बहुत बड़े मैथमेटिशियंस भी कह सकते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर भी कह सकते हैं। इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन करी थी, ट्यूरिंग मशीन, जिसने नाजीज की या जर्मन्स के एनिग्मा कोड्स को ब्रेक कर दिया था। तो उस मशीन से
जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत हेल्प मिली थी कि जर्मन्स की जो अटैक्स हैं उनको हम किस तरीके से पहले से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। एक तरीके से एलन ट्यूरिंग को ही फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्यूरिंग मशीन थी वो एक स्टोर्ड या फिर वो हम ये कहें एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह एक्ट करती थी। ये उसका एक मॉडल है। एलन ट्यूरिंग के ऊपर एक मूवी भी बनी है, द इमिटेशन गेम। आप मूवी को भी देख सकते हैं। तो उस मूवी में इसकी इनकी लाइफस्टाइल या इन्होंने कोड को कैसे ब्रेक किया था ये, या फिर ये मशीन को कैसे स्टेब्लिश किया था, उसके बारे में डिटेल्ड है। बट हमारा मोटिव मूवी की तरफ नहीं, हमारा मोटिव ये है कि इन्होंने जो मशीन बनाई थी वो जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह एक्ट करती थी और जिसने ऑटोमेटिकली कई सारे कोड्स को डिकोड किया था। अब और आगे बात करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता था कि जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते थे वो फिक्स होते थे, या फिर हम ये कहें कि जो चीज़ हम बनाते थे, या फिर स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम प्रोग्राम्स की या कंप्यूटर्स की बात करें तो वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क बेसिस होते थे, रादर देन कि जैसे आजकल के कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है। आप एट ए टाइम मूवी भी प्ले कर लेते हो, एट ए टाइम व्हाट्सएप भी चला लेते हो, और एट ए टाइम कोई और काम भी कर पाते हो। पुराने ज़माने में केवल और केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही इनको डिज़ाइन या प्रोग्राम किया जाता था। तो ये उनकी कमी भी थी और लिमिटेशन भी थी। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कैलकुलेटर जो होता है वो एक फिक्स प्रोग्राम का कंप्यूटर ही है। क्यों? कंप्यूटर भी सारे कैलकुलेशंस अर्थमेटिक करता है, कैलकुलेटर भी वही काम करता है, यानी कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है हमारा कंप्यूटर। ये कैलकुलेटर स्पेसिफिक जो इसकी लिमिटेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता था। तो इससे हम कोई दूसरा काम, अगर मैं चाहूँ कि ये कैलकुलेटर क्या एज ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने लग जाए या फिर प्रोसेसिंग करने लग जाए, वो चीज़ तो इससे पॉसिबल है नहीं। उसके लिए हमें कोई दूसरा प्रोग्राम उसके अंदर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इवन ये एक बार प्रोग्राम्ड हो गए तो इनकी रीप्रोग्रामिंग भी कभी नहीं हो सकती थी। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी। इनको अवॉइड करने के लिए या दूर करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ किया गया वो स्टोर्ड प्रोग्राम का यूज़ किया। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट से क्या फ़ायदा मिला? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसको हम दोबारा से रीप्रोग्राम करने लग गए, और जो मेमोरी उनके इनबिल्ट थी वो और अच्छे तरीके से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको यूटिलाइज करने लगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन था वो मेमोरी में सेव कर दिया, यानी कि स्टोर हो गया। तो उस प्रोग्राम को दोबारा से रीमॉडिफाई कर सकते थे, री रन कर सकते थे। तो उससे काफ़ी फायदे मिले। तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट इन महाशय वॉन न्यूमैन ने दिया था 1945 में। इन्होंने ही एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था जो स्टार स्टोर प्रोग्राम मॉडल बेस्ड था। इनके आर्किटेक्चर या इनके मॉडल को ही प्रिंसटन आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये बेसिकली फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पे बेस होता है। इन्होंने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, यानी कि एक ऐसा आर्किटेक्चर जो कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग, ये सब एक प्रॉपर वे में करे, रादर देन एक फिक्स प्रोग्राम की तरह से एग्जीक्यूट करे। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि वॉन न्यूमैन ने किस तरीके का आर्किटेक्चर या किस तरीके का मॉडल प्रेजेंट किया था। ये वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है। इसमें यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होती है। तो ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर था जो उस ज़माने में, और जो दूसरे अवेलेबल आर्किटेक्चर्स थे उसके कंपेरेटिवली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था। ये स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर पे बेस्ड था जो इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को मेमोरी में सेव करता था, जिससे कि एक तरीके से हम ये कहें कि जिससे ओवरऑल जो आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो सिस्टम का डिज़ाइन है, वो काफ़ी एनहांस हो गया था।
जैसे इस आर्किटेक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये इधर इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, और सेंट्रल में यहाँ पर एक ये कंट्रोल यूनिट है। ये पूरा एक एक्चुअली सीपीयू है जिसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल एएलयू है, और एक मेमोरी यूनिट कनेक्टेड है। तो इस आर्किटेक्चर ने काफ़ी सारी चीज़ों को एनहांस कर दिया, क्योंकि ये वाला जो आर्किटेक्चर था ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्टोर प्रोग्राम बेस्ड था। इससे पहले के जो आर्किटेक्चर थे वो स्टोर प्रोग्राम बेस्ड नहीं थे। ये आर्किटेक्चर डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में सेव करता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो गई, पैचिंग इजी हो गई, सिंपल आर्किटेक्चर हो गया, और प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई। इवन ये वाला आर्किटेक्चर आज भी जितने भी नए गैजेट्स वगैरह बनते हैं या लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर्स बेस्ड होते हैं, वो एक तरीके से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड ही होते हैं। अब अगर इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इनपुट आउटपुट इंटरफेस, नंबर 2 सीपीयू, और नंबर 3 मेमोरी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा कंट्रोल सीपीयू दिस वन, और तीसरा हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस आर्किटेक्चर का। अब इसके हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया इनपुट आउटपुट इंटरफेस। बेसिकली अगर हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के साथ कैसे कॉप अप करेंगी, मैचअप करेंगी या इंटरफेस करेंगी। सिमिलर वे में आउटपुट डिवाइसेस कैसे सीपीयू के साथ इंटरफेस करेंगी और आउटपुट डिस्प्ले कराएंगी। Program or data is read into main memory from the input device or secondary storage under the control of CPU input instruction. It means कि जो हमारा जो भी इनपुट रहेगा तो वो हमारे मेन मेमोरी से या इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में कैसे जाएगा, या फिर उस मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे जाएगा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरीज क्या है, तो हम इसको आने वाले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे मेन मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। फर्दर अभी हमें इसमें सिंपली ये देखना है कि ये इनपुट डिवाइस का डाटा सीपीयू के साथ कैसे इंटरफेस करेगा, और सिमिलरली आउटपुट कैसे आउटपुट देगा इस इंटरफेस के साथ। यहाँ पर बस मेन ये है कि हमने एक मेमोरी यूनिट दे दी जिसमें इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर होंगे, जिससे ओवरऑल आर्किटेक्चर एनहांस हो गया। इससे पहले के आर्किटेक्चर्स में ये फिजिबिलिटी नहीं थी। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू आउटपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे हम आउटपुट देख पाते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स हुए। तो आउटपुट डिवाइस कैसे इंटरफेस करेगी सीपीयू के साथ। और सिमिलर वे में अगर कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें कुछ हमें टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करना पड़े, तो वो डाटा टेम्प्रेरी कैसे स्टोर होगा और फिर आगे फर्दर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस में देखते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता कैसे है? ये होता है बसेस की हेल्प से। अब बसेस ये नई चीज़ क्या आ गई, डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर बाय कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स टू द सीपीयू एंड मेमोरी। अब जब मैं जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है, या फिर सीपीयू मेन मेमोरी से कनेक्टेड है, या मेन मेमोरी हमारी आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है तो है कैसे? इनको हमने कनेक्शन प्रोवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ बसेस। बसेस कुछ नहीं होती, केवल एक रोड मैप की तरह, रोड की तरह, चैनल की तरह इन सबको आपस में कनेक्ट कर देती हैं। कनेक्ट करने से क्या होगा कि डाटा एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाएगा कैसे। तो यहाँ पर इंटरफेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए बसेस इन्वॉल्व हो गई, जो हेल्प करती हैं। जैसे कि आप लोग कॉलेज या किसी सिटी में विजिट करते हो तो बसेस का हेल्प लेते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। सिमिलरली सिस्टम के अंदर भी अगर डाटा फैच होना है, या एग्जीक्यूट होना है, या प्रोसेस होना है, या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी भी होना है, तो उसी तरीके की बसेस का यूज़ किया जाता है, जिससे डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसमिट किया जा सके। बसेस बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं सिस्टम के अंदर, डाटा बस, एड्रेस बस, और कंट्रोल बस। डाटा बसेस एक तरीके से, अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में बात करते हैं या एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो
आप जैसे आपको ग्वालियर से दिल्ली जाना है, आप बस की हेल्प से जा रहे हो, ठीक है, तो रोड तो हमें मिल गई कि यहाँ से डेस्टिनेशन है, तो अंदर जो पब्लिक होगी वो सारा का सारा डाटा होगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाएगा तो पूरा डाटा हम डाटा बस को डाटा बसेस का ही यूज करेंगे। अगर मुझे किसी का एड्रेस पहुंचाना है तो मैं एड्रेस बस का यूज करूंगा। एड्रेस बस डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज नहीं की जाती, वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को ही आ, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाती हैं। और कंट्रोल बस का काम ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनकी वर्किंग, उनका ट्रांसमिशन यहाँ से होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने अपने लैपटॉप पे एक पेन ड्राइव कनेक्ट की, आपके डेस्कटॉप पे पॉपअप आ गया कि यूएसबी ड्राइव इज कनेक्टेड। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऐसे हुआ जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई तो एक कंट्रोल सिग्नल या एक इंटरप्ट सिग्नल आपके सीपीयू के प्रोसेसर में गया, उसने सीपीयू को बोला कि एक एक्सटर्नल पेरिफेरल कनेक्ट हुई है, इसकी इंटीमेशन यूजर को प्रोवाइड की जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन सीपीयू के पास गई, तो चाहे वो हमारा कंट्रोल बस हो, चाहे एड्रेस बस हो, चाहे डाटा बस हो, सारी इन्फॉर्मेशन बाइनरी के फॉर्म में ट्रेवल होगी। तो ये सिग्नल्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि कौन से सिग्नल्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। कंट्रोल बस सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, इनको एक पार्ट के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है जिससे ओवरऑल उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए। सिमिलर वे में एड्रेस बस को भी सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ले जाने के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है जिससे ओवरऑल प्रोसेस फास्ट हो जाए। और डाटा बस का मेन पर्पज ये है कि सिर्फ डाटा को ही ले जाना है और किसी चीज को नहीं ले जाना, कंट्रोल सिग्नल्स को नहीं कराना उससे ट्रेवल। जैसे कि मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट करी, अब मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो फाइल है मेरे लैपटॉप पे कॉपी हो जाए। आप क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे और सिंपल अपने सिस्टम में पेस्ट कर दोगे, तो आप देखोगे बफरिंग हो रही, डाटा कॉपी हो रहा है। तो ये जो बफरिंग थी या जो डाटा जो कॉपी हो रहा है, ये एक तरीके से डाटा बस की हेल्प से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसमिट किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। अब एड्रेस बस का काम क्या है, अब आप जरा थोड़ा ध्यान से समझना। जब आपने अपनी पेन ड्राइव में से किसी फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी किया था, तो वहां पर उस डाटा का लोकेशन, उस डाटा का एड्रेस कॉपी हुआ था, डाटा कॉपी नहीं हुआ था, उसकी लोकेशन कॉपी हुई थी। फिर उस लोकेशन को मैंने दूसरी लोकेशन असाइन करी। अब इस लोकेशन से उस लोकेशन के बीच डाटा का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूशन होता है बसेस का, वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किसी सिस्टम के अंदर बसेस कंट्रोल कैसे करती हैं। यहाँ पर बड़े आराम से आप देख पा रहे हो कि डाटा बस का काम या हम स्टार्टिंग से चलते हैं, कंट्रोल बस से चलते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कंट्रोल बस सीपीयू से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि कोई भी पेरिफेरल कनेक्ट होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन सीपीयू को देनी है, तो ये देगा। अब मुझे मान लीजिए अपने लैपटॉप से प्रिंट देना है, कमांड प्रिंट की कमांड दी तो प्रिंटर से आउटपुट निकलेगा, तो वो कंट्रोल सिग्नल भी तो सीपीयू से जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के सिग्नल कंट्रोल बस एग्जीक्यूट कराती है जिससे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। अगर ये बसेस सिंगल एक ही लाइन होती, केवल एक ही डेस्टिनेशन होता, उसी में कंट्रोल सिग्नल्स जा रहे थे, उसी में एड्रेस और उसी से डाटा, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, नेटवर्क बहुत तेजी से बहुत जल्दी कंजेस्टेड हो जाता और सिस्टम मेरा बैठ जाता। इसीलिए सिस्टम ना बैठे, सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस करे, इसलिए इस तरह की हायरार्की, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट, मैंने ये भी देखा कि कंट्रोल बस क्या है, सबसे सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट से बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड है। दूसरी अगर चीज़ देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, एड्रेस बस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक डायरेक्शन में सीपीयू से कनेक्शन है, यानी कि सीपीयू केवल इंस्ट्रक्ट करेगा एड्रेस बस को कि कहाँ से एड्रेस लाना है और कहाँ पहुँचाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एड्रेस बस मेमोरी से कनेक्टेड है और सिमिलरली मेरी एड्रेस बस इनपुट आउटपुट से भी कनेक्टेड है। तो इन दिस वे एड्रेस बस एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो लोकेशन को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करती है। नाउ जो लास्ट जो हमारा है दैट इज डाटा बस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डाटा बस सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट से बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड है। क्यों बाय डायरेक्शनली इससे कनेक्टेड है? क्योंकि डाटा कहीं से भी आ सकता है। जैसे सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी है तो उसको डाटा कहाँ से चाहिए, मान लो मेमोरी से और इनपुट आउटपुट
पेरिफेरल से, तो वो वहाँ से डाटा लेकर सीपीयू को भेजेगा। तो इसलिए, या फिर सीपीयू ने कुछ प्रोसेस किया, अब वो ये चाहता है कि ये आउटपुट पे जाए, तो सीपीयू से डाटा बस की हेल्प से आउटपुट पे डाटा ट्रैवल होगा। तो इसलिए डाटा बस बाय डायरेक्शनली तीनों से कनेक्टेड रहती है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बसेस के नाम से एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक पहला कंपोनेंट था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। अब इसके हम दूसरे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, दैट इज सीपीयू। सीपीयू हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करता हूँ, तो ये उस सिस्टम का हार्ट या उस सिस्टम का ब्रेन या उस सिस्टम की जान होता है, किसी भी सिस्टम की। बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट कुछ नहीं, एक प्रोसेसर होता है जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसिंग को बड़ी तेजी से प्रोसेस करता है। चाहे वो प्रोसेसर आपके मोबाइल का हो, चाहे वो प्रोसेसर लैपटॉप का हो, चाहे वो किसी दूसरे गैजेट का हो, प्रोसेसर्स हर जगह होते हैं। इवन आजकल तो व्हीकल्स के अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम है, इनडायरेक्टली उसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, यानी कि उसके अंदर भी एक छोटा सा प्रोसेसर लगा है जो काफ़ी सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। इवन जो आपकी व्हीकल्स में म्यूजिक सिस्टम है, उसमें भी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। तो जो ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब कि एक सेंट्रल से पूरी की पूरी एग्जीक्यूट कर रहा है, कमांड्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस प्रोसेसिंग यूनिट को जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड होती है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है कंप्यूटर के साथ। हर एक चीज़ सीपीयू से होकर ही जाती है। सीपीयू को और अगर हम डिटेल में जाते हैं, तो सीपीयू के हमारे तीन कंपोनेंट्स में या तीन पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है रजिस्टर्स। अब हम सीपीयू के ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको एक एक करके समझेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है, उसका मेन पर्पस या उसका मेन वर्क या उसका काम क्या है। अगर मैं अगर सिंपल किसी एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मुझे मेरी कोई इंडस्ट्री है सपोज एक्स वाई जेड की, या किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री, और मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, या फिर उसका जो सीईओ होगा वो उसका कंट्रोलर होगा। वही जितने भी डिसीजंस हैं वही डिसाइड करेगा कि अब क्या होना है, अब कैसे होना है, अब कैसे पॉलिसीज एनहांस होनी है। सिमिलर वे में कंट्रोल यूनिट डिफरेंट जो सीपीयू ने जैसे भी डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का एग्जीक्यूशन होना या किस तरीके से उनके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो ये सारे के सारे सिग्नल्स हमारा कंट्रोल यूनिट ही जनरेट करता है। पूरे के पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल में रखता है कि किस तरीके से इनपुट के डाटा या फिर इनपुट से डाटा आएगा, कैसे आउटपुट का डाटा जाएगा, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फैच होंगे। डाटा की पूरी कंट्रोलिंग इसके एंड पे रहेगी। तो यहाँ पर हम इसके डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं कि जिस तरह के फ्लैग्स की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सीपीयू को भी सिग्नल्स जनरेट करके बताएगा, या फिर कंट्रोल बस की हेल्प से सारे के सारे सिग्नल्स से बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड होंगे। एक पुराना एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट की थी अपने लैपटॉप पे, और मैं ये चाह रहा था कि मुझे अच्छा, जैसे मैंने लैपटॉप से पेन ड्राइव कनेक्ट की तो एक सिग्नल जनरेट हुआ, जिसने जाके सीपीयू को बताया कि भाई एक एक्सटर्नल पेरिफेरल कनेक्ट हुआ है। तो वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल बस की हेल्प से कंट्रोल यूनिट ने किया कि भाई हमारे सिस्टम में एक एक्सटर्नल पेरिफेरल लगी है। अगर कंट्रोल यूनिट काम नहीं करेगा तो हम पेनड्राइव लगाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि पेनड्राइव से कनेक्ट हो चुकी है। सिमिलरली, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रिंटर पे कमांड दी कि ये पेज प्रिंट हो जाए, तो वो कमांड सबसे पहले मैंने दी, तो वो कहाँ जाएगी? सीपीयू में जानी चाहिए। सीपीयू में कौन लेकर जाएगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में लेकर जाएगा। सीपीयू कहेगा कि अच्छा, मेरे पास ये वाला प्रिंटर इस लोकेशन पे कनेक्टेड है,
वहाँ पे उसको कमांड फॉरवर्ड कर दो, तो पूरा कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा, पाइपलाइनिंग में डालेगा और फिर वहाँ पे प्रिंटर को जाके बोलेगा कि इस पेज का प्रिंट निकाल दो। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम को, पूरी चीज़ों को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। अब इसके जो आगे के एएलयूज हैं, रजिस्टर्स हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो मेमोरी यूनिट वाला पार्ट है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का फिर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग भी बोर होने लग जाओगे। तो बेटर है कि फटाफट हम समअप कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर के फ़ायदे क्या हैं, लॉजिकली हम आर्किटेक्चर को क्यों डेवलप करते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना कि एलन ट्यूरिंग एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, जिसने, या फिर जिसको हम एआई का या कंप्यूटर साइंस का फादर कहते हैं, इसने ट्यूरिंग मशीन डेवलप की थी, जिसने नाजीज के या जर्मन्स के कोड को एनक्रिप्ट कर लिया था या डिकोड किया था। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि पुराने पुराने ज़माने में प्रोग्राम्स जो सिस्टम होते थे वो प्रोग्राम फिक्स्ड होते थे, उनको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे। तो रीप्रोग्राम करने का कंसेप्ट वॉन न्यूमैन ने दिया 1945 में, जिसको प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, सीपीयू और मेमोरी। अभी तक हमने इनपुट आउटपुट इंटरफेस को पूरा डिटेल में समझ लिया, टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ ली। इसके बाद हम सीपीयू पर आए। अब हम सीपीयू को स्टडी कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन इस सेशन को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसको हम यहाँ से सीपीयू से स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टडी किया था कि आर्किटेक्चर के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में। और अच्छा, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी है, इसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको शो करेगा और उसमें फिर इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। These are the references used to prepare this presentation. Thank you.